नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या बीजेपी ही तय कर रही है कि देश में विपक्ष में कौन रहेगा और विपक्ष में कौन नहीं रहेगा? क्या बीजेपी ही तय कर रही है कि किस विपक्षी पार्टी को अपने साथ मिला लेना है और किस विपक्षी पार्टी को विपक्ष की भूमिका के लिए छोड़ देना है? और विपक्ष क्या इतना अधमरा है, इतना बेचारा है, इतना बेसहारा है कि वो उसका तोड़ तक नहीं ढूंढ पा रहा और बीजेपी के जाल में खुद ब खुद फंसता जा रहा? अब देखिए बीजेपी की हालत। एक एक करके वो जहां चाह रही है वहां अपनी सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लंबा चला, लेकिन एकनाथ शिंदे को तोड़ा, पूरी उद्धव ठाकरे की सेना को तोड़ डाला। हालत यह है कि पहले विधायक चले गए, फिर सांसद चले गए और अब चुनाव चिन्ह वो भी चला जाए, हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ममता इस कदर फंस गई है कि जो उनके नंबर 2 के मंत्री पार्थ, उनको जो ईडी ने गिरफ्तार किया है उस पर वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। यही कह रही हैं कि कानून अपना काम करेगा। फंस गई हैं पूरी तरह से। दूसरे राज्यों की भी यही हालत है। केसीआर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी पर इतने पुराने मामले दोबारा से खुल सकते हैं कि वो खामोश बैठे हैं। स्टालिन खामोश बैठे हैं। शरद पवार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। उनके दो दो जो दाएं बाएं हुआ करते थे दोनों मंत्री, अब तो मंत्री भी नहीं रहे। देशमुख और दूसरे एक और थे, वो दोनों जेल में हैं। कब छूट पाएंगे कुछ नहीं। केजरीवाल के एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। जेल में क्या, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर रखा है। और एक नंबर 2 उनके जो है मनीष सिसोदिया, उन पर भी तलवार लटक रही है। कब गिरफ्तार हो जाएंगे? शराब ठेकों में 144 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस 2 ही राज्यों में सिमट कर रह गई है। राजस्थान में सचिन पायलट जितना दुख दे रहे हैं अशोक गहलोत को, उतना तो शायद बीजेपी नहीं दे रही, लेकिन आला कमान कुछ कर नहीं पा रहा। भूपेश बघेल, उनको भी सिंहदेव अभी हाल में उन्होंने तंग करने की कोशिश की। वहां भी कहा जा रहा है कि साहब, जब शिवसेना के हम 40 तोड़ सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 50 क्यों नहीं तोड़ सकते? अब इस तोड़ का तोड़ भूपेश बघेल के पास क्या है, ये समझना मुश्किल है। तो आखिर हो क्या रहा है? बहादुर शाह जफर का एक शेर है कि बात करनी कभी मुश्किल, मुझे ऐसी तो ना थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो ना थी। बात करनी कभी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो ना थी। तो संसद की महफिल भी कभी ऐसी नहीं थी। सांसद शोर मचाते थे, वेल में आते थे, बिल भी फाड़ते थे, प्ले कार्ड भी दिखाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए सस्पेंशन होता था, लेकिन यहाँ पूरे मानसून सत्र के लिए 4 सांसदों को निकाल दिया गया है। तो विपक्ष क्या करे? शोर मचाता रहे, हल्ला गुल्ला करती रहे, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करती रहे, या फिर मानसून सत्र तक कह दे कि सब हम आएंगे ही नहीं अंदर, हम बाहर रहेंगे, हम महात्मा गांधी की चरणों में रहेंगे, उनकी मूर्ति के नीचे रहेंगे और वहीं अपनी एक पैरेलल संसद चलाएंगे और पैरेलल ढंग से अपनी कार्रवाई का संचालन करेंगे और विरोध करेंगे। लेकिन बीजेपी जानती है कि विपक्ष इस मसले पर एक नहीं होने वाला है। विपक्ष जानता है कि अगर हम बाहर भी चले गए तो बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टे कुछ जो बिल है वो और आसानी से हो सकता है बीजेपी पास करा ले। वह तो वैसे भी करा लेगी, अगर संसद के अंदर रहकर शोर करेंगे, वो हल्ला मचाएंगे, तो भी बीजेपी चाहेगी तो बिल पास करा ही लेगी, जैसा कि पहले होता रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि दोषी किसे ठहराया जाए? बीजेपी को दोषी ठहराया जाए या विपक्ष को ही दोषी ठहराया जाए? मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे कारणों के लिए विपक्ष ज्यादा दोषी है। बीजेपी की चाल है, बीजेपी पार्लियामेंट और पंचायत यानी P2P, पंचायत से पार्लियामेंट, हर चुनाव जीतना चाहती है। धन भी है, बाहुबल भी है, टैक्टिक्स भी हैं, नीतियां भी हैं, जांच एजेंसियां भी हैं। तो बीजेपी तो ये सब करेगी ही करेगी। और बीजेपी ने अपने इरादे तो जाहिर कर रखे हैं। सूचना के अधिकार के पक्ष में कोई पार्टी हो ना हो, लेकिन अपने इरादे पारदर्शी तरीके से बीजेपी ने सामने रख रखे हैं।
अब राष्ट्रपति का चुनाव आप देखिए, क्या विपक्ष को जरा सा भी एहसास नहीं था कि बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी उम्मीदवार के रूप में एनडीए का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का बना सकती है, तो क्या इसका तोड़ एक आदिवासी ढूंढ कर नहीं निकाला जा सकता? आखिर आपका जो सियासी दुश्मन है वो क्या क्या चाल चल सकता है, यह आपको पहले से सोच कर रखना पड़ता है और उस हिसाब से नीति रणनीति बनानी पड़ती है। जैसे शतरंज का खेल है, तो कहा जाता है कि आगे की कई कई चालें सोच लेते हैं विश्वनाथन आनंद जैसे जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर रहे हैं। तो सियासी शय और मात का भी खेल चल रहा है राजनीति में, सियासत में। तो फिर ये अंदाजा क्यों नहीं लगा पाता विपक्ष? उपराष्ट्रपति के लिए कांग्रेस ने एक नाम सुझा दिया जिस पर ममता नाराज हो गई। ममता की नाराजगी एक कृत्रिम नाराजगी थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल के रूप में बड़ा तंग करते रहे हैं ममता बनर्जी को, उनसे जैसे तैसे मुक्ति मिले। उपराष्ट्रपति तो जो भी होगा बीजेपी का वो वैसे ही जीत जाएगा, क्योंकि सांसद ही इसमें वोटिंग करते हैं और उनका बहुमत है ही। तो फिर क्यों लफड़े में पड़ा जाए, क्यों पचड़े में पड़ा जाए? लगातार लड़ाई करते रहे, लेकिन बीच में सीज फायर भी होता रहे तो क्या बुराई है? ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ऐसे लड़ाई जीती भी नहीं जाती, ऐसे तो लड़ाई हारी ही जाती है। और ऐसी लड़ाई लड़ने से अच्छा तो ये है कि आप लड़ना ही बंद कर दें। तो क्या बीजेपी के सामने विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर? क्या ये एक विकल्प है? या फिर ये विकल्प है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से लड़े और दूसरे के क्षेत्र में जाने की कोशिश ना करें, वहां अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं करें। जहां एक से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां वहां मिलकर लड़ें, छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भी, जो स्थानीय पार्टियां हैं उनको अपने साथ मिलाकर लड़ें। तो इसके लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। अब बड़ा दिल कौन दिखाएगा ये तय नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराना है, ये मकसद बीजेपी की विरोधी पार्टियों का रहता है। ममता का भी हमेशा ये रहता है। ये काम करने वाला नहीं है। आपको ये कहना है कि हमें मोदी को बिल्कुल नहीं हराना है, बीजेपी को बिल्कुल नहीं हराना है, कोई मकसद ही नहीं है हमारा। हमें तो देश की जनता को जिताना है, हमें देश की जनता के लिए काम करना है और हमें देश की गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, भ्रष्टाचार दूर करना है, आर्थिक नीतियों को पटरी पर लाना है। और इसके लिए हम ये योजनाएं हैं हमारे पास, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये, नंबर 6 ये। और ये कह के आप मतदाताओं के बीच में जाइए और मतदाताओं से कहिए कि साहब अगर ये 6 चीजें 7 चीजें आपको मंजूर हैं, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो आप मोदी जी को वोट दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम विपक्ष में आज भी थे, कल भी बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे जब तक आप तय नहीं करोगे। लेकिन आप देखिए ये कहानी ये है, ये गड़बड़ी ऐसे हो रही है, ये आंकड़ों में फर्जीवाड़ा ये हो रहा है। और देखिए इन्होंने ये कहा था, ये पूरा नहीं किया। और अगर हम सत्ता में आए तो हम ये योजना इस ढंग से पूरा करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे, ये काम वैसे करेंगे। लेकिन विपक्ष की तो चिंता इस बात की नहीं है। विपक्ष की तो चिंता विपक्षी पार्टियों की, ममता हो, केजरीवाल हो, सब में एक एक प्रधानमंत्री का सपना पल रहा है, एक महत्वाकांक्षा जग रही है। सबको लगता है कि बस अब हमें मतलब जनता जिताई देगी, बाय डिफॉल्ट जिताई देगी। 5 साल में एक बार नहीं जिता पाई तो 5 साल बाद यानी 10 साल के शासन तंग आ ही जाएगी, तो हम जीत ही जाएंगे, हम जैसे तैसे सरकार बना ही लेंगे। और बस अब तो असली रेस ये है कि हम में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हर नेता सोचता है कि उससे बेहतर देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर यही सोच के चलोगे तो कहाँ तक पहुंचोगे, ये एक बड़ा सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जिक्र हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन बहादुर शाह जफर का जो शेर मैंने सुनाया था गजल का, उसका एक शेर और है, वो भी इंपॉर्टेंट है सुनना। छीन कर ले गया कौन तेरा सब्रो करार, छीन कर ले गया आज कौन तेरा सब्रो करार, बेकरारी कभी ए दिल ऐसी तो ना थी। तो बेकरार है विपक्ष, बेकरारी जरूरी है, लेकिन जनता इतनी बेकरार नहीं है। जनता इतनी बेकरार बिल्कुल भी नहीं है मोदी को हटाने के लिए। जनता को अभी भी लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी और मोदी जी ही ठीक कर देंगे।
तो जब ये मानसिकता है जनता की, जो एक सर्वे में भी सामने आया है, तो विपक्ष को और ज्यादा बेकरारी दिखानी है। बेकरारी किस बात की दिखानी है? जनता के मुद्दों को लेकर बेकरारी दिखानी है। मैं प्रधानमंत्री कब बन जाऊंगा, ये बेकरारी नहीं दिखानी है। लेकिन अफसोस यही एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, लाभार्थी योजना, नीति, रणनीति, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय छत्र, मोदी जैसा बड़ा नेता, इतने सारे हथियार, इतने सारे तीर बीजेपी के पास हैं। और इसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष को क्या चाहिए? कवच रखना है, बड़ा सा कवच, जिसमें सारे तीर उस पर आके लगे। लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे के पीठ के पीछे छुपते हैं। जब मोदी जी पर हमले की बात होती है, ये काम तो देखिए कांग्रेस ही कर रही है। आप चाहे गलत माने, चाहे बुरा माने, सही माने, जो भी माने, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ही, राहुल गांधी ही सीधा सीधा अटैक करते रहे हैं। लेकिन वो फिर नकार खाने में तूती जैसा हो जाता है और एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश हो जाती है। और जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी तो एक दूसरे को पीछे हटाकर आगे आने की कोशिश हो जाएगी, ये मशक्कत हो जाएगी। तो ये जब छवि बनती जा रही है तो कौन कैसे जीतेगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब हालिया में देखा आपने कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कांग्रेस अलग, अखिलेश अलग, मायावती अलग। मायावती के लिए कहा गया बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी अलग, कुछ और पार्टियां अलग। ऐसे में कैसे होगा? अखिलेश के साथ तीन चार पार्टियां थी, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी थी, ओम प्रकाश राजभर भी थे, शिवपाल यादव भी थे। तो देखिए 125 क्या पार सीटें लाई। कुछ लोग और जुटते, कांग्रेस भी इसमें जुड़ जाती तो 25-30 सीटों का शायद और इजाफा हो जाता। अखिलेश के गठबंधन की 25-30 सीटें बढ़ने का मतलब बीजेपी गठबंधन की 25-30 सीटें कम होना। तो एक मुकाबला तो किया जा सकता था, लेकिन आप मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। हथियार आपने चलाने छोड़ दिए हैं। सियासी हथियार की बात कर रहा हूं। बारूद में जंग, बंदूकों में जंग लग गया है, बारूद गीला हो गया है, फिर आप चले हैं मुकाबला करने के लिए। तो ये काम कैसे होगा? आपके पास तमाम चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार ने आपको मौके नहीं दिए तो आप गलत हैं। किसान आंदोलन वाला एक बड़ा मौका था, भूमि अधिग्रहण वाला उससे पहले बड़ा मौका था, और कोरोना काल में जिस ढंग से लापरवाही चीज़ों को लेकर बरती गई, जिस ढंग से मौतें हुई, वो एक बड़ा मौका था। आर्थिक हालात खराब है, विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होता जा रहा है, डॉलर 80 पार पहुंच गया है। ये तमाम इतने सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकिन बनाएगा कैसे? इतने सारे मुद्दे एक साथ बीजेपी ने थाली में सजा कर आपको दे दिए हैं, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप क्या कर रहे हैं कि मोदी जी के पुराने बयान दिखाई जा रहे हैं कि देखिए जब डॉलर 58 रुपए का हुआ था तो मोदी जी ने क्या कहा था, $1 का 58 रुपए, तो मोदी जी ने क्या कहा था। देखिए आर्थिक हालात पर मोदी जी ने तब कहा था। जनता को भी पता है, जनता ने माफ कर दिया है। जनता आगे बढ़कर वहीं जा रही है मोदी जी के पास, क्योंकि आप विकल्प ही नहीं दे रहे। तो ऐसे में ये नीति कैसे काम आएगी? पीके ने कहा था एक बार एक इंटरव्यू में कि नेगेटिव कैंपेन हमेशा नहीं चलता, एक पॉजिटिव कैंपेन चाहिए, और हमेशा ये कहना है कि हम सत्ता में आएंगे, मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे नहीं। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, और इस नारे से उन्होंने चुनाव जीत लिया था। तो ऐसा ही एक नारा बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को, विपक्ष को गढ़ना है, मिलकर गढ़ना है। लेकिन जब आप एक नारा ही गढ़ पाने की स्थिति में नहीं है, आपके पास नारा नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत में भी खोट है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि नेता कौन होगा, नेता कौन होगा, नेता कौन होगा? ये तो जनता भी नहीं पूछ रही आपसे नेता कौन होगा। जनता भी कह रही है कि हम विकल्प चाहते हैं, हमें विकल्प दे दो, हम देखते हैं, गौर करेंगे। लेकिन विकल्प दो तो सही, दिखाओ तो सही, अल्टरनेट आपके पास है क्या, ये बताओ तो सही। कौन बताए, कौन समझाएगा?
ट्वीट करने के लिए हाथ उठते हैं, इससे ज्यादा हाथ नहीं उठ पाते। क्या कहा? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।